हेलो एवरीवन। आज हम नेट जेआरएफ के 2011 जून के इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 2010 तक के जितने भी इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस नेट जेआरएफ के, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ही करवाया है। जिसने भी नहीं देखा वो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। वो आप लोगों के लिए आपकी प्रिपरेशन के में बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज हम जून 2011 के पेपर को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कॉप डगलर प्रोडक्शन फंक्शन। हमें एक कॉप डगलर प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है विच इज़ अ होमोजीनियस डिग्री ऑफ 4 of what degree the homogeneity are its marginal product function MPL and MPK। यानी कि ये किस डिग्री पे MPQ अपॉन ये, मतलब ये किस डिग्री पे होना चाहिए, हमें ये पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि होमोजीनियस किसी भी फंक्शन का हो, हमारा कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, वो हमेशा अल्फ़ा प्लस बीटा, वो हमेशा हमें 1 ही देगा। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है ये 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी अंडर WTO आर अलाउड बिकॉज दे आर कंसीडर्ड टू बी। ये याद रखिएगा कि हमारा जो 2011 का क्वेश्चन पेपर है, अगर इसके ऑफिशियल आंसर की को हम देखें तो इसमें इतने सारे रॉन्ग आंसर्स दिए हुए हैं और किसी किसी क्वेश्चंस में तो हमें जो उसके आंसर्स दिए हुए हैं वो भी रॉन्ग ही दिए हुए हैं। वो तो ये ध्यान रखें, हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आप पूरी तरह से टोटली डिपेंडेंट मत होइएगा आंसर की पे, इसमें बहुत सारी आंसर्स गलत भी दिए हुए हैं। अब देखिए ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़ किसके अंडर में है? WTO के अंडर में कई तरह की सब्सिडीज़ दी जाती हैं, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, अम्बर बॉक्स। तो ये ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या करता है? तो ये मिनिमल ट्रेड डिस्टॉर्शन है या हाई अमंग डेवलप्ड एंड रिलेटिवली लोअर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ है? दे आर कन्फाइंड टू एग्रीकल्चर सेक्टर में ही क्या ये कन्फाइंड है? एंड दे आर रिलेटेड टू गेट्स प्रोविजन। तो अगर हम WTO की बात करें तो इसमें एक ऑप्शन है हमारा मिनिमल ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। तो WTO में का ग्रीन बॉक्स सब्सिडी ये कम से कम ट्रेड को डिस्टॉर्ट करने वाला होता है, और ये हमेशा डेवलप कंट्री अक्सर ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़ को ज़्यादा प्रोवाइड कर देती हैं या ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़ के अंदर अपने बहुत सारी सब्सिडीज़ को रख देती हैं ताकि वो अपने जो भी उनके प्रोड्यूसर हैं उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। तो ये मिनिमम ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है, यानी कि न्यूनतम व्यापार विकृति करता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गिव मेजर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम बात करें तो ये होता है चेंज इन क्वांटिटी यानी डेल्टा Q अपॉन Q और अपॉन चेंज इन प्राइस यानी कि डेल्टा P अपॉन P। अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्म में रखें तो ये कैसा बन जाएगा? अगर ये कभी भी अगर एक डिवीज़न का रूल होता है, अगर डिवीज़न में कोई भी नीचे रेशियो में दिया होता है और अगर हम इसको ऊपर लाना चाहते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होकर ये रेशियो अपोजिट हो जाता है, यानी कि डेल Q अपॉन ये डेल Q अपॉन Q। और जब हम इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो ये डिवीज़न हट के यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि P अपॉन डेल P। अब हम ये डेल को और ये डेल P को इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? डेल Q अपॉन डेल P इंटू, और ये Q को हम इधर लेते जाएंगे P अपॉन Q। अब हम देख लेते हैं कि ये इस फॉर्मेट में हमें कौन सा दिया हुआ है। तो इस फॉर्मेट में हमारा जो ये 1 है ये पहला डेल Q अपॉन डेल P अपॉन Q। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक डिस्काउंट द बिल ऑफ कमर्शियल बैंक। यानी कि वो कौन सा रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक डिस्काउंट करते हैं कमर्शियल बैंक के बिल्स पे, तो इसको हम बोलते हैं बैंक रेट। लेकिन अगर बैंक रेट हमें दिया नहीं है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? और तो हम इसको डिस्काउंटेड रेट भी बोलते हैं।
डिस्काउंटेड रेट एक अमेरिकन वर्ड है जो बैंक रेट को ही डिस्क्राइब करता है, तो इसीलिए हम इसको डिस्काउंट रेट भी बोल सकते हैं। इसका ऑप्शन हमें डी दिया है, लेकिन ये गलत है, इसको लेंडिंग रेट नहीं बोलते हैं, इसको हम डिस्काउंट रेट बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक अमेरिकन वर्ड है डिस्काउंट रेट, और ये बैंक रेट, इसका ऑफिशियली हम इसको बैंक रेट ही बोलते हैं, लेकिन इसको अमेरिका में डिस्काउंट रेट भी बैंक रेट को बोला जाता है। तो इसीलिए हमारा पहला आंसर करेक्ट होगा, ना कि फोर्थ वाला। तो ये छूट की दर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इन द इकोनॉमी इट इज़ इन द लिक्विडिटी ट्रैप देन, अगर हमारी इकोनॉमी में लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन आ जाए तो लिक्विडिटी ट्रैप कैसे होती है? लिक्विडिटी ट्रैप में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसके ऊपर इसके ना ये ऊपर जाता है, ये ना नीचे आता है। हमारा जो ये डिमांड कर्व है ये यहीं पे ऐसे ट्रैप में फंस जाता है, इसको हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कभी भी इसके लिए इफेक्टिव नहीं होगा, इसके लिए फिजिकल पॉलिसी, वो भी एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी लिक्विडिटी ट्रैप से निकलने में हमें सहायता करती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें करेक्ट हो जाएगा कि वित्तीय नीति अधिक प्रभावशील होती है, और वो भी कौन सी? एक्सपेंशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द प्राइस कंजम्पशन कर्व ऑफ अ कमोडिटी इज बेंडिंग बैकवर्ड देन कमोडिटी मस्ट बी, अगर कभी भी प्राइस कंजम्पशन कर्व हमारा बैकवर्ड बेंड हो जाए तो यानी कि ये इंफीरियर कमोडिटी है, तो हमारा ऑप्शन पहला ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसका भी हमारा आंसर की में आंसर गलत दिया हुआ है, यानी कि बहुत सारे आंसर्स इसमें गलत हैं, हम आंसर की पे जाएंगे ही नहीं, जो करेक्ट आंसर है उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। IS कर्व रिप्रेजेंट्स, तो IS कर्व हमें गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है, वहीं LM कर्व हमें मनी मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे IS कर्व के लिए पहला ही सही हो जाएगा कि ये वस्तु बाजार की समूलता को बताता है, समतुला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम एज डेवलपमेंट बुक इज रिटन बाय, तो फ्रीडम एज डेवलपमेंट बुक जो है वो अमर्त्य सेन ने लिखी है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ 13th फाइनेंस कमीशन, तो 13th फाइनेंस कमीशन के जो हमारे चेयरमैन हैं वो हैं विजय केलकर, तो हमारा पहला आंसर सही है। अब ये वृंदा राव, सी रंगराजन, अतुल शर्मा, ये कौन से नंबर के चेयरमैन है? तो देखिए मैंने आगे यहाँ पे लिखा होगा पूरा चेयरमैन का नाम, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी चेयरमैन हैं, पहले हमारा चेयरमैन है KC नियोगी, फिर K संथानम, AK चंद्रा, PB राजा मन्नार, तो इस तरह से ये हमारे सारे चेयरमैन के नाम हैं। इसको आप एक बार याद कर लीजिएगा, एटलीस्ट ऊपर से पहला दूसरा और बाकी 11th ये खुसरो, रंगराजन, विजय केलकर, रेड्डी और NK सिंह, ये एटलीस्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। नीचे की यहाँ से 10 के बाद और ऊपर पहला दूसरा, अक्सर इसी में से क्वेश्चंस फंस जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज फॉर्मुलेटेड बाय, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने फॉर्मुलेट किया था? तो वो था HDI इंडेक्स, मतलब ये है UNDP ने, तो इसका हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। और ये HDI इंडेक्स कब आया था? तो ये 1990 के टाइम HDI इंडेक्स आया था। नेक्स्ट है हमारा इन द हेक्सचर-ओलिन थ्योरम द मोस्ट cause of the difference in the relative commodity price and trade between nation is the differences in, तो हेक्सचर-ओलिन में जहाँ भी फैक्टर एंडाउमेंट हो यानी कि साधनों की प्राप्ति की बात हो तो वही इसका आंसर होता है, क्योंकि हेक्सचर-ओलिन ही ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड में फैक्टर एंडाउमेंट की बात की है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाए। बाकी उनके में टेक्नोलॉजी, टेस्ट, ये सब उन्होंने कांस्टेंट माना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट पूछा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ ऑब्जेक्ट्स इज गिवन इन द प्लान डॉक्यूमेंट ऑफ, तो इंक्लूसिव ग्रोथ सबसे पहले 13th 5 ईयर प्लान में लाया गया था, उसके बाद 12th 5 ईयर, 13th बोल रही हूँ मैं, 11th 5 ईयर प्लान में लाया गया था, और बाद में जो 12वीं हमारी थी उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ साथ आगे लगा था फास्टेस्ट इंक्लूसिव ग्रोथ, तो अगर फास्टेस्ट यहाँ पे लग जाए तो ये 12th 5 ईयर प्लान में आया था।
5 ईयर प्लान से रिलेटेड मैंने वीडियोस भी बनाए हैं। मैंने आरबीआई के गवर्नर और फाइनेंस कमीशन के भी चेयरमैन से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए हैं। तो अगर आपको देखना है इससे रिलेटेड वीडियोस तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इफ x इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली देन काई स्क्वायर फॉलोज। अगर हमारा x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी। तो क्रिटिकल मिनिमम यानी क्रिटिकल न्यूनतम प्रयास सिद्धांत लेविनस्टीन ने दिया है। हमारा ऑप्शन नंबर पहला है इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस इज कंसर्न विद। कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस किससे कंसर्न करता है? तो उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो तभी हो पाता है ना जब हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम। ये तो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है तब हम देखते हैं, या हम पर कैपिटा इनकम से उतना नहीं हम डेवलपमेंट प्रोसेस को कर पाएंगे जितना ये परसेंटेज इन जीडीपी, ये भी नहीं। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, अगर हमारा इकोनॉमी का स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज हो रहा है उससे हमें पता चल जाएगा कि डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें ज़्यादा सटीक बैठ रहा है, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा इन रिग्रेशन आर स्क्वायर द रेशियो बिटवीन। अगर हम आर स्क्वायर की बात करें तो ये किस तरह के रेशियो को दिखाता है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन अपॉन एक्स टोटल वेरिएशन। तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो ये अनएक्सप्लेन्ड अपॉन टोटल के बारे में बताता है, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है अनएक्सप्लेन्ड अपॉन टोटल। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि अव्याख्यातित एवं कुल वितरण को ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमाइज्ड व्हेन इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम। देखिए दो चीज़ें होती है, एक मीन एब्सोल्यूट डेविएशन होता है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अगर कभी भी मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को पूछा जाए कि ये कब मिनिमम होगा, जब हम हमेशा इसको मीडियन से कैलकुलेट करेंगे तब मीन एब्सोल्यूट डेविएशन मिनिमम होगा। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन कब मिनिमम होगा? जब हम उसको मीन से कैलकुलेट करेंगे। तो ये दो चीज़ों में कंफ्यूज करने के लिए हमेशा पूछता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पॉवर्टी को एलिवेट करना। पॉवर्टी एलिवेशन इसका मेन ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम पॉवर्टी एलिवेशन हमें ऑप्शन में नहीं दिया है तब हम इस कौन सा हमारा करेक्ट होगा? क्या एक्सपोर्ट ऑफ फूड, इंपोर्ट ऑफ फूड, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ये सब मेन ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। लेकिन अगर हम फूड सिक्योरिटी और क्वालिटी ऑफ फूड की बात करें तो क्वालिटी ऑफ फूड भी नहीं है, लेकिन फूड सिक्योरिटी एक तरह से इसका ऑप्शन हो सकता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जबकि जो मेजर मेन ऑब्जेक्टिव है इसका पॉवर्टी एलिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ टू मॉनिटर। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया क्या मॉनिटर करता है? कंपनीज कमिंग फॉर न्यू पब्लिक इश्यूज, क्या जो कंपनीज नए पब्लिक इश्यूज को लेके आते हैं उसको मॉनिटर करता है। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, तो हाँ, एंड रेगुलेशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग एंड आउटसाइडर ट्रेडिंग। तो किस चीज़ के बारे में रेगुलेट करता है ये? तो ये हमारा ऑल ऑफ द एबव होगा, क्योंकि सेबी का जो काम है वो मॉनिटरिंग करना है एक स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को। उसके बाद जो भी न्यू कंपनीज अपना न्यू पब्लिक इश्यूज करती हैं ये भी सेकेंडरी मार्केट में करती हैं, और ये रेगुलेट भी करता है इनसाइडर एंड आउटसाइडर ट्रेडिंग को। तो ये हमारा सारा चीज़ मॉनिटर करता है सेबी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच कमिटी रिकमेंडेड टैक्स ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग। तो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग जो हमारी
कमेटी है वो है राज कमेटी। राज कमेटी हमें ये रिकमेंड करती है कि कैसे एग्रीकल्चर होल्डिंग पे टैक्स लगना चाहिए। अब ये टंडन कमेटी क्या करती है, तो ये एक फ्रेमिंग गाइडलाइन देती है, वो भी कमर्शियल बैंक के लिए, यानी कि फ्रेमिंग गाइडलाइंस फॉर कमर्शियल बैंक। केलकर कमेटी क्या करती है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि पीपीपी मॉडल के बारे में ये बात करती है, और साथ ही साथ ये टैक्स के बारे में भी केलकर कमेटी ने बात की है, जिसमें एक्सपेंडिचर टैक्स और वेल्थ टैक्स, इसके बारे में केलकर कमेटी बात करती है। पीपीपी मॉडल का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेस पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं उसके बारे में ये कमेटी बनाई गई थी। और दांतेवाला कमेटी जो है वो रिलेट करती है ब्लॉक लेवल प्लानिंग और रूरल क्रेडिट से। तो हमें पूछा क्या क्या था, एग्रीकल्चर होल्डिंग, तो वो है राज कमेटी, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 21 से लेके 30 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड है। अगर हमारा बोथ ए और आर ट्रू होगा या ट्रू एक्सप्लेनेशन होगा तो हम ए को करेक्ट करेंगे। अगर दोनों सही होंगे लेकिन एक्सप्लेन नहीं करते होंगे तो बी करेक्ट होगा। अगर फर्स्ट सही होगा और आर गलत होगा तो सी को हम लगाएंगे, और फर्स्ट हमारा असर्शन अगर गलत होगा और आर दूसरा हमारा रीज़न सही होगा तो हम डी को करेक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 21 क्वेश्चन है, असर्शन हमारा बोल रहा है कंजम्पशन इज हाई व्हेन सेविंग इज हाई, तो एकदम अपोजिट बात कर रहा है। अगर किसी का कंजम्पशन हाई हो जाएगा तो उसकी सेविंग तो लो हो जाएंगी। ये नॉर्मल भी अगर देखें, मान लीजिए हम कोई 30,000 कमा रहा है और 30,000 अगर वो कंज्यूम ज़्यादा करने लगे, यानी कि पहले वो 15 उसका जो पूरा मंथ था वो 20,000 में चल जाता था, तो यानी कि वो 10,000 की सेविंग करता था, लेकिन अब उसका कंजम्पशन बढ़ गया है, तब तो उसकी सेविंग अब लो हो जाएगी ना। अब वो कंज्यूम 20,000 तो उसका बेसिक खर्चा होता था, 10,000 जो सेविंग था अब उसमें से वो कंज्यूम करने लगेगा तो उसकी सेविंग घट जाएगी। तो हमारा असर्शन पहले ही गलत हो गया। अब देखिए हमारा ये जो कोड दिया हुआ है ऑलरेडी, तो अगर पहला हमारा गलत है तो दूसरा हमारा सही ही होगा, पहला अगर सही है तो दूसरा गलत ही होगा, यानी कि दोनों यहाँ पे फॉल्स का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हम ऐसे भी इस ट्रिक से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हमें दूसरा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया कि हमारा पहला गलत है, तो पहला गलत है दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा भी देख लेते हैं, इनकम इज हाई व्हेन इन्वेस्टमेंट इज हाई, तो ये सही है। अगर इनकम हमारा बढ़ेगा तभी तो इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ेगा, तो ये हमारा रीजन सही है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम माइंड में रखेंगे इस कोड को, और उसके बाद आगे के 30 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चलिए, हमें पूछा है कि इन कीन्जियन थ्योरी इन्वेस्टमेंट लेवल डिपेंड अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम देखें तो कीन्जियन थ्योरी में इन्वेस्टमेंट लेवल दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एक मार्जिनल एफिशिएंसी टू कैपिटल पे। तो ये दो चीज़ों पे हम डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अगर दिया है तो भी हम इसको सही मान सकते हैं, क्योंकि इसमें ओनली का नाम नहीं है, तो इसलिए ये सही है। नेक्स्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी कंपनी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है? तो ये तो गलत ही है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, किसी भी कंपनी का कॉस्ट किस पे ज़्यादा लगता है, उस कंपनी अगर जहाँ बनी है उसके रेंट पे, वो अपने लेबर पे चार्ज करेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा, तो इन सारी चीज़ों पे वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी डिपेंड करती है, ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो हमारा रीज़न क्या है, गलत है। तो अगर हम उस कोड से जाएँ तो पहला सही दूसरा गलत, ये सी वाले में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रेजेंट इन इंडिया। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट होती है इंडिया में, ये बात सही है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एट मार्जिन इज क्लोज टू जीरो, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में अक्सर जो प्रोडक्टिविटी है वो जीरो की क्लोज मानी जाती है। तो इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, तो इसको अगर हम बताएं तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं जिसमें अगर कोई एक्स्ट्रा लोग भी लगें तो भी उसकी प्रोडक्टिविटी में कोई चेंजेस ना आए, जो पहले था वैसे ही अभी भी है।
और हमें पता है कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो आज भी उसके 50% से भी ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, और एग्रीकल्चर में लगने की वजह से बहुत सारा अनडिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे क्रिएट होता है। और वो कैसे क्रिएट होता है, अगर इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारा एक खेत है, उस पर एक फैमिली के 2 पर्सन लोग काम कर रहे थे, और उस खेत से वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, और बेचने के बाद उनको 2 लाख मतलब बेचने के बाद मान लीजिए हर साल में 2 लाख की कमाई होती थी। लेकिन इसी फैमिली के और बाकी लोग कुछ कर नहीं रहे थे, तो वो कहें कि चलो मैं भी इसी खेत में काम कर ले रहा हूँ, और 3 लोग और जुड़ गए उसी फैमिली से। अब टोटल क्या हो गए, 5 लोग हो गए। 5 लोग होने के बाद भी उस फैमिली का जो साल का इनकम है वो 2 लाख ही हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एक्स्ट्रा लोग आने के बाद भी कोई प्रोडक्टिविटी में चेंज नहीं आया या थोड़ा बहुत चेंज आया, तो उसी को कहते हैं इनका जो नेट 3 लोगों के आने के बाद भी जो नेट मार्जिन है वो 0 ही है। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये असर्शन एंड रीजन दोनों सही बोल रहा है, तो इसीलिए जो कोड हमारा था कि ऑप्शन फर्स्ट एंड आर, असर्शन ए एंड आर करेक्ट एंड बोथ रीजन एक्सप्लेन असर्शन, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिमूवल ऑफ पॉवर्टी रिमेन अ सेंट्रल कंसर्न ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। अगर हम इंडिविजुअली इस असर्शन को देखें तो ये सही है। आज भी इंडियन प्लानिंग सिस्टम में कैसे पॉवर्टी को रिमूव करें, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। दूसरा क्या है, डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट्रीज, डैम्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज़ बेसिकली अबाउट ह्यूमन बींग्स। अगर हम ग्रोथ थ्योरी में हम बात करें, कौन सा ग्रोथ है, इंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी की अगर हम बात करें, तो इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी में ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन के डेवलपमेंट पे जोर दिया गया है। उनके एजुकेशन पे डेवलप हो या उनमें इन्वेस्टमेंट हो तो ज़्यादा हमारा कंट्री ग्रो करेगा। तो अगर हम उसको भी सोचें, तो अगर हमारा डेवलपमेंट सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता कि हम कितनी फैक्ट्रीज लगा लें या कितना इंफ्रास्ट्रक्चर करें। अगर कोई ह्यूमन बीइंग अगर किसी मानव से भी संबंधित है मूल रूप से कि उनका कैसा विकास हो रहा है, तो हमारा रीज़न भी इंडिविजुअली सही है। लेकिन अगर हम असर्शन और रीज़न दोनों को एक साथ देखते हैं तो ये एक अलग टॉपिक पे बात कर रहा है और ये एक अलग टॉपिक पे बात कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों इंडिविजुअली करेक्ट हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा कि असर्शन ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट रीजन आर नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन ए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, डिवैल्यूएशन विल लीड टू इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या डिवैल्यूएशन से हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड इम्प्रूव करेगा? तो बिल्कुल सही बात है ये। अगर डिवैल्यूएशन में यानी कि कोई कंट्री अपनी ही करेंसी का डिवैल्यू करती है तो इससे बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे इम्प्रूव हो सकता है? अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें, मान लीजिए कि आपकी करेंसी की वैल्यू $1 है, $1 पहले 50 रुपये थी, लेकिन हमने इसका डी वैल्यू कर दिया। अब वही $1 देके हम 60 रुपये की चीज़ों को खरीद सकते हैं, मतलब उसमें हमारा 60 रुपये हो गया। इसका मतलब हमने अपनी करेंसी की वैल्यू को घटा दिया। $1 में पहले 50 रुपया का सामान कोई खरीदता था बाहर का आदमी, अब एक ही $1 में वो 60 रुपये तक के सामान को खरीद सकता है। इसको हम बोलते हैं डी वैल्यू करना। अब इससे हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे इम्प्रूव होगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड इस तरह से इम्प्रूव होगा कि अगर मान लीजिए कि हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट पहले हमारा 50 रुपये में एक ही बिकता था, लेकिन अब डी वैल्यू होने के बाद अब जो फॉरेनर्स हैं उनके पास 60 रुपये है, तो अब वो 60 रुपये में क्या पता उसी दो प्रोडक्ट को खरीद लें। तो इस तरह से हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले मान लीजिए वो पैसे 50 रुपये था तो उसकी वजह से वो 5 ही चीज़ मंगाते थे, लेकिन डी वैल्यू होने के बाद अब उनके हाथ में, फॉरेनर्स के हाथ में ज़्यादा पैसे है, इंडियन रुपी, मतलब $1 के मुकाबले उनका इंडियन रुपी उनके पास ज़्यादा है। तो अब वो एक्सपोर्ट जो
5 ही चीज़ों का कर रहे थे, अब वो क्या पता 10 चीज़ों का करने लगे, पैसे कम हो, जो उनके पास पैसे इंडियन रुपी की करेंसी ज़्यादा होने की वजह से डॉलर उनको उतना ही खर्चा करना पड़ रहा है। तो इसलिए डीवैल्यूएशन हमेशा एक्सपोर्ट प्रमोट करता है, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड सही हो जाता है। तो हमारा असर्शन ए तो सही है एकदम। अब हम रीज़न देखते हैं। डीवैल्यूएशन विल लीड टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट। तो अभी मैंने आपको समझाया कि एक्सपोर्ट की प्राइस यहाँ पे कम हो जाती है, तो हमारा रीज़न तो एकदम गलत हो गया। तो असर्शन ए हमारा करेक्ट है, जबकि रीज़न हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो वहाँ पे था कोड में, वो सही हो जाएगा कि असर्शन ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीजेस ड्यूरिंग डिप्रेशन। क्या डिप्रेशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाता है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा असर्शन बिल्कुल करेक्ट है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होता है डिप्रेशन के टाइम, क्योंकि डिमांड जो है उस टाइम बहुत डिक्रीज कर जाती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है। पीपल आर पेसिमिस्टिक ड्यूरिंग डिप्रेशन। तो पीपल पेसिमिस्टिक तो हो ही जाते हैं डिप्रेशन के दौरान, क्योंकि उनके पास पैसे होने के बाद भी पैसे कम होते हैं, या निगेटिव इकोनॉमी निगेटिव ग्रोथ रेट में जाती है, तो वो भी पीपल भी जो है पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, निराशावादी हो जाते हैं। तो ये भी हमारा सही है। तो डिमांड भी कम होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक बार अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिप्रेशन में कम हो जाता है और पीपल भी निराशावादी हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राइजेस मनी सप्लाई थ्रू परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन द मनी मार्केट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है तो वो कई सारी चीज़ें करती है। कई सारी चीज़ें कैसे करती हैं? पहले तो वो जितने भी रेट्स हैं, जैसे कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस सबको कम कर देती है। एक ये मेथड है जब आरबीआई अपनाती है। कम करने से क्या होगा? अगर ये सारी रेट्स को वो कम कर देगी तो जो बैंक्स हैं उनके पास ज़्यादा पैसा होगा। अगर बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो लोगों को ज़्यादा दे पाएंगे एज अ डेट। तो इस तरह से आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ाने का काम करती है। एक और टूल है आरबीआई के पास जिससे वो मनी सप्लाई को बढ़ाती है। एक तो है जो सिक्योरिटीज़ लोगों के पास होती हैं वो उसको खरीदना स्टार्ट करती है। खरीदने का मतलब क्या होता है? जब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन में लोगों से सिक्योरिटीज़ को खरीदेगी, उनके पास जो सिक्योरिटीज़ हैं उसको खरीदेगी, तो उसके बदले वो पैसे देगी। तो एक तरह से हमारा मनी सप्लाई में बढ़ोतरी होगी। सिक्योरिटी से लोग कुछ ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे, वो बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, लेकिन जब उनके पास मनी आएगा तो वो और सारी चीज़ों में वो इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह से मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो हमारा असर्शन ए बिल्कुल करेक्ट है कि आरबीआई अगर इंडिया में मनी सप्लाई रेज करना होता है तो परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द मनी मार्केट वो करती है। तो इस तरह से मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। रीजन देखते हैं। इंक्रीज इन मनी सप्लाई मेन रिजल्ट इन एक्सपेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अगर मनी सप्लाई बढ़ती है, इससे इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ता है। लोगों के पास मनी होगा तो उसको इन्वेस्ट करेंगे, इसकी वजह से इन्वेस्ट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो हमारा ऑप्शन और रीज़न दोनों सही है और वो एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो कोड में था वो सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 2011 जून के 27 तक के क्वेश्चंस को किए हैं। अब अगले वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।